वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किया है और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका ओएमआर सीट पर एग्जाम होना है उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए खासकर ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। बाकी कानपुर विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय या राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसको थ्रू आप लोग या प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड यानी चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि किसने सफलतापूर्वक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। तो आप याद रखेंगे आइंस्टीन ने सफलतापूर्वक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्रॉगली का समीकरण है। तो डी ब्रॉगली का जो समीकरण होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और दूसरे नंबर का जो सही ऑप्शन है दूसरे नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ए है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण हाइजेनबर्ग सिद्धांत के लिए गलत है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा हाइजेनबर्ग के लिए गलत है। ठीक है, अब हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। तो ये हाइजेनबर्ग के लिए सत्य कथन है, ये इक्वेशन इसका है, यहाँ पर गलत बताना है। दूसरे अगर हम सी को देखेंगे तो डेल एक्स इंटू डेल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। तो बिल्कुल ये भी आपके हाइजेनबर्ग समीकरण के अंतर्गत आता है। और बी वाला देखेंगे तो इसमें है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपान 2 पाई, यही आपका गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। बाकी ए, सी और डी ये सभी हाइजेनबर्ग के सही इक्वेशन हैं, लेकिन इनमें से आपका डी जो है ये गलत है, इसलिए आपसे गलत पूछा गया था तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि निम्न में से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम आपको बताना है। तो स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है वो है ई अपान बीटा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है n बराबर 4 में कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो n बराबर 4 की संख्या, n बराबर 4 में कक्षकों की संख्या पूछी गई है, तो कक्षकों की संख्या इसमें 16 होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीबीटी के अनुसार अणु का कुल तरंगफल लिखा जाता है, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अणु का कुल तरंगफलन लिखा जाता है। अब पहले ऑप्शन को हम देखें तो इसमें दिया गया है कि साई इक्वल टू साई ए साई बी। ठीक है, दूसरा है साई इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। तो अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए ध्यान दें तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा साई इक्वल टू साई ए साई बी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अणु का जो कुल तरंगफल लिखा जाता है वो लिखा जाता है साई इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगर हम देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां प्रश्न, जिसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण दिया गया है डेल एक्स साई अपान डेल एक्स टू प्लस डेल एक्स साई अपान डेल एक्स वाई प्लस डेल टू साई अपान डेल टू जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू ए में ए का मान इक्वल टू ए दिया गया। तो ए का मान क्या होगा? ए का मान पूछा गया है, तो याद रखेंगे ए का जो मान होगा वो शून्य होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु कक्षकों की ऊर्जा अधिकतम है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अणु कक्षक की ऊर्जा अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा अधिकतम किसकी होगी? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है डेल स्टार 2 पाई जेड। तो डेल स्टार माफ कीजिएगा सिग्मा स्टार 2 पाई जेड। अगर यहीं पर पाई स्टार 2 पाई जेड होता तो उसका कम होगा, लेकिन सिग्मा स्टार 2 पाई जेड का जो कक्षक है इसकी ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी, इसलिए ऑप्शन ए आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9, जिसमें है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखने का संक्षिप्त तरीका क्या है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखने का जो संक्षिप्त तरीका है वो है एच साई इक्वल टू ई साई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति बी गति सी तथा तरंग संख्या बी बार के बीच में संबंध आपको बताना है कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो आपको बता दें इनके बीच का जो संबंध है वो है b इक्वल टू, ध्यान रखेंगे इसके बीच में आपको संबंध बताना है। तो आपका इसमें हो जाएगा b इक्वल टू सी बी बार। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो 2024 सत्र में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस अणु कक्षकों की ऊर्जा न्यूनतम है। न्यूनतम पूछी गई थी, अभी हाईएस्ट पूछी गई थी, अब न्यूनतम आपको बताना है। तो न्यूनतम किसमें होगा, न्यूनतम सबसे ज़्यादा तो अगर यहाँ पर है सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz और सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s की जो कक्षक है इसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होगी। आप लगा देंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12 और इसमें पूछी गई है कि 3p कक्षक में रेडियल नोड की संख्या पूछी गई है। तो याद रखेंगे 3p कक्षक में जो रेडियल नोड है इनकी संख्या कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी। इसमें रेडियल नोड की संख्या कितनी होगी, वो होगी आपका 1 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही है बी, 12 नंबर का बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न नंबर 13, जिसमें कंपटन समीकरण के अनुसार डेल लैम्डा इक्वल टू क्या होगा। तो कंपटन समीकरण के अनुसार डेल लैम्डा इक्वल टू होगा एच 1 माइनस कॉस थीटा अपान MEC। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कंपटन समीकरण के अनुसार डेल लैम्डा इक्वल टू H1 माइनस कॉस थीटा अपान MEC, ये आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर है 14 और इसमें किरचॉफ का नियम पूछा गया है। किरचॉफ का नियम इनमें से कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किरचॉफ का जो नियम है दोस्तों वो होता है ES अपान AS इक्वल टू EB। ठीक है, ES अपान AS इक्वल टू EB, ये किरचॉफ का नियम है और यह प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अगला है श्वेत बॉडी है। श्वेत बॉडी में से पूछी गई है कि श्वेत बॉडी है। तो श्वेत बॉडी जो पूरे आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है उसको श्वेत बॉडी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 और 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि ब्लैक बॉडी के तापीय संतुलन की स्थिति में MCVT यानी कि एप्सिलॉन का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो होगा एप्सिलॉन इक्वल टू 1.0। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न सूत्र लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू बी को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, याद रखेंगे इसको बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। क्या बोलते हैं, वीन का विस्थापन नियम। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। प्लांक स्थिरांक का मान, पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें दिया गया कि 6.626 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये प्लांक स्थिरांक का मान है क्या। तो याद रखेंगे ये बिल्कुल इसमें नहीं होगा और यहाँ पर 28 दिया गया है, ये भी नहीं होगा। 20 लास्ट में क्या है, -10⁻34। तो आपका हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 और इसमें पूछा गया कि एक फोटॉन जिसकी आवृत्ति कितनी है 5.357 इंटू 10⁻14 प्रति सेकेंड है, इसकी ऊर्जा कितनी होगी। इसकी ऊर्जा पूछी गई है कितनी होगी। ठीक है, तो ऊर्जा इसकी जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। तो 19 नंबर प्रश्न में
सही उत्तर आपका हो जाएगा 3.550 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यही इसका सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि एक फोटॉन है जिसकी आवृत्ति दी गई थी 5.357 इंटू 10⁻⁻14 प्रति सेकेंड। अब इसकी ऊर्जा जो हो जाएगी वो 3.550 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए, क्लियर इतनी चीज़ें, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्रश्न नंबर 20 प्रश्न है कि फोटो वैद्युत प्रभाव निम्न में से किन तत्वों में हो सकता है। आपको बताना है फोटो वैद्युत प्रभाव निम्न में से किन तत्वों में हो सकता है। पहला ऑप्शन देखें जिसमें है कि निम्न आयनीकरण ऊर्जा के तत्व, दूसरा है उच्च आयनीकरण ऊर्जा, सी है माध्यम आयनीकरण ऊर्जा और डी दिया गया अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा के तत्व। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्न आयनीकरण ऊर्जा के तत्व। ठीक है, फोटो वैद्युत प्रभाव निम्न आयनीकरण ऊर्जा के तत्व में हो सकता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, तत्व की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं। तत्व की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं। पहला इसमें दिया गया गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी दिया गया है थ्रेशोल्ड आवृत्ति और डी दिया गया स्थिर आवृत्ति। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रेशोल्ड आवृत्ति। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे और प्रश्न नंबर 22 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फोटो वैद्युत प्रभाव में कितने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, ये आपको बताना है। क्लियर है, पहला हम देखेंगे जिसमें है कि के इक्वल टू HB माइनस HB नॉट, तो यही इसकी गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए लगा देंगे सही उत्तर। फोटो वैद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो है के इक्वल टू HB माइनस HB नॉट। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 और इसमें पूछा गया कि ऊष्माधारिता जो कि है CP व CB के अनुपात को हम गामा से व्यक्त करते हैं, तो गामा का सही मान क्या होगा। तो गामा का सही मान हो जाएगा गामा इक्वल टू CP अपान CB, गामा इक्वल टू CP अपान CB, यही इसका करेक्ट मान हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24 जिसमें है कि ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी भी पदार्थ के ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक है। पहला दिया गया है एक, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 केल्विन, बी दिया गया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 2 डिग्री और डी दिया गया है ए व बी दोनों। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, केल्विन और 1 डिग्री, ये दोनों इसके होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जीमान प्रभाव, प्रश्न नंबर 25, जीमान प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए, बताने का प्रयास करिएगा कि जीमान प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। पहला दिया गया है इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और या ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए, तो इनमें से आप ध्यान रखेंगे कि जीमान प्रभाव जो संबंधित है वो मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें है आपका अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की कंपटन तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की कंपटन तरंग दैर्ध्य इनमें से पूछी गई कि है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे जिनमें दिया गया है कि H/m/e/c, तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है लैम्डा इक्वल टू H/mb को क्या बदले हैं, हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत या डी ब्रॉगली समीकरण। तो आप लोग को पता ही होगा इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, यानी कि लैम्डा इक्वल टू H/mb को हम डी ब्रॉगली समीकरण बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक 640 nm तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा पूछी गई है। तो इसकी जो ऊर्जा होगी दोस्तों होगी 3.106 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है एच को क्या बोलते हैं, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एच है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं या आइगन कार बोलते हैं। जल्दी से आप सब लोग आंसर करेंगे फटाफट से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एच को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया है कि अणु कक्षक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था।
तो अणुकक्षक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें हुंड और मुलिकन का भी योगदान था और लियोड जोन्स का भी और कुल्सन का भी, इन सभी आप लगाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था हुंड व मुलिकन का सबसे ज़्यादा योगदान था। इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर पर जाएं तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जिन्होंने राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखा है, तो उनमें उन्होंने एमसीक्यू में यही लगाया है इन सभी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एंटी बॉन्डिंग अणु है। एंटी बॉन्डिंग अणु इसमें पूछा गया है कि कौन सा है। तो एंटी बॉन्डिंग अणु आपको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम ऑप्शन को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक एंटी बॉन्डिंग अणु का कक्षक नहीं बता पाएंगे। एंटी बॉन्डिंग अणु का कक्षक, जिसमें पहला ऑप्शन है परमाणु कक्षक के विनाशकारी अतिव्यापन से बनता है, बिल्कुल सही है। परमाणु कक्षक की अपेक्षा इसकी ऊर्जा अधिक होती है, सत्य है। इसमें दोनों नाभिकों को मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व कम रखता है, तो बिल्कुल सत्य है। एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षक ये सभी हैं, इसलिए डी आंसर लगा देंगे सही उत्तर। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 की, और 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, ठीक है, जिसमें है कि बॉन्डिंग अणु कक्षक के विषय में सत्य कथन को चुनिए। बॉन्डिंग अणु कक्षक के विषय में सत्य कथन को आपको बताना है। पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें है कि परमाणु कक्षक की अपेक्षा इसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। दूसरा है कि परमाणु कक्षक की अपेक्षा इसकी ऊर्जा अधिक होती है, तो परमाणु कक्षक की अपेक्षा इसकी ऊर्जा कम होती है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा, परमाणु कक्षक में इसकी ऊर्जा सामान्य रहती है, तो बिल्कुल असमान्य, सामान्य बिल्कुल नहीं रहेगी, कुछ ना ऊर्जा कम होती है, तो ये दोनों आपके नहीं होंगे। और तीसरा इनमें से कोई नहीं। आपका जो सत्य कथन होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु कक्षक की अपेक्षा इसकी ऊर्जा कम होती है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 33 नंबर प्रश्न है बॉन्डिंग अणु। अगला क्वेश्चन है बॉन्डिंग अणु कक्षक परमाणु कक्षक के से निम्न द्वारा बनता है, तो विनाशकारी अतिव्यापन से या लाभकारी अतिव्यापन से या योग अतिव्यापन से। तो याद रखेंगे दोस्तों ये होगा बी और सी, यानी कि लाभकारी अतिव्यापन और योग अतिव्यापन से बॉन्डिंग अणु कक्षक के परमाणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आप करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है 4s कक्षक में कितने नोड होते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 4s कक्षक में नोड होंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 2, तीसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन दिया गया है 3 और सी ऑप्शन दिया गया है 4 और डी दिया गया है 0। तो आप लोग याद रखेंगे कि 4s कक्षक में जो नोड है उनकी संख्या 3 है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जिसमें है कि अणु कक्षक विधि में कक्षकों को किस संकेत से व्यक्त करते हैं। तो इनमें आपका हो जाएगा कि अणु कक्षक विधि में कक्षक को सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से व्यक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 और इसमें पूछा गया है कि एक एकल द्विअणुक हार्मोनिक दोलन की दोलनात्मक आवृत्ति भी शून्य बिंदु ऊर्जा पर है, तो इसका मान क्या होगा। तो इस शून्य पर है तो ये हो जाएगा हाफ HB, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन को आपको ढूंढना है। पहला दिया गया है ऑप्शन, ठीक है, पहले ऑप्शन को हम देखेंगे जिसमें है कि अणु अस्थायी होता है यदि बंद क्रम संख्या ऋणात्मक से शून्य हो, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है भाई, ठीक है। दूसरा है अणु अस्थायी होता है यदि बंद क्रम संख्या धनात्मक हो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बंद क्रम संख्या बंद लंबाई के विलोमानुपाती होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगर डी देखें तो दिया गया बंद विच्छेदन ऊर्जा बंद क्रम संख्या के विलोमानुपाती होता है, तो ये प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है। ये बंद विच्छेदन ऊर्जा बंद क्रम संख्या के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसलिए यही आपका असत्य कथन है। डी आंसर आप लगा देंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 38 और इसमें पूछा गया है यदि इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई है तो विभाजित घनत्व इनमें से पूछा गया है कौन सा होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई है तो विभाजित घनत्व क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों जो विभाजित घनत्व है वो हो जाएगा साई स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है अक्ष के लिए स्वतंत्र घूर्ण संभव नहीं है। पहला दिया गया सिग्मा बंद, पाई बंद, एकल बंद या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का
जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी कि अक्ष के लिए स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है, वो पाई बंद के लिए ऑप्शन बी लगा देंगे राइट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि यदि दो परमाणु एक रासायनिक बंध से जुड़ जाते हैं तो तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में होता है। पहला दिया गया बढ़ती है, घटती है, वही रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घटती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के विषय में क्या सही है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत के विषय में जो सही है वो है आयनिक संरचना के महत्व को ये कम आंकती है, इसीलिए आप लगाएंगे बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर। ठीक है, बाकी इसमें हम संयोजकता संरचना के महत्व को कम आंकती है, बिल्कुल ये नहीं होगा। दोनों आयनिक व संयोजी संरचना समान महत्व नहीं है, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया था कि सही क्या सही है, तो ऑप्शन बी इसमें। प्रश्न नंबर 42 है अणु या आयन अस्थाई होता है यदि, तो अणु या आयन अस्थाई तब होगा यदि Na इज लेस देन Nb होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 है कि एक आयामी बॉक्स में कण की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि एक आयामी बॉक्स में जो कण की ऊर्जा होती है वो कैसी होती है। कण की जो ऊर्जा होती है E0 En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 8ma², इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है प्रश्न नंबर 44, जिसमें है कि प्रारंभ में बंध बनने की संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पहला है आइंस्टीन, हिटलर व लंदन, या डी ब्रॉगली ने, या लैम्बर्ट ने। तो याद रखेंगे इसमें जो सही उत्तर होगा वो जाएगा हिटलर व लंदन। ठीक है, प्रारंभ में बंध बनने के संयोजकता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हिटलर व लंदन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 जो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सरल रूप पूछा गया है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का जो सरल रूप है वो हो जाएगा del 2 साई प्लस 8π² m अपान h स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही श्रोडिंगर समीकरण का सरल रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि तरंग फलन के विषय में क्या सत्य है। तरंग फलन के विषय में आपको सत्य कथन की पहचान करना है, और इसमें हम देखेंगे पहला एकल मान दिया गया है ऑप्शन ए, बी दिया गया स्पेस के सभी क्षेत्रों में निश्चित, डी दिया गया सतत, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें ये सभी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि 46 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों तरंग फलन के विषय में एकल मान भी सत्य कथन है, स्पेस के सभी क्षेत्रों में निश्चित और सतत, ये सभी सत्य हैं, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसका उच्चतम बंध क्रम है। उच्चतम बंध क्रम आपको बताना है। तो उच्चतम बंध क्रम जो होगा वो O2+ का होगा। ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे बी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 48, जिसमें आणविक ऊर्जा स्तरों का सही क्रम पूछा गया है। आणविक ऊर्जा स्तरों का इनमें से सही क्रम क्या है। ठीक है, पहले ऑप्शन को हम देखें तो इसमें है E ग्रेटर देन EB माइनस ER। ठीक है, तो अब हम इसमें सही की पहचान तभी कर पाएंगे जब हमें एग्जैक्ट जो आणविक ऊर्जा स्तर का सही क्रम याद होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा EE यानी कि E ग्रेटर देन EV ग्रेटर देन ER। सो आप लगा देंगे ऑप्शन ए, यही इसका सही क्रम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें E तो सबको याद है, इसमें EB ग्रेटर देन R इतना याद रहेगा तो आप सही कर पाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 है कि कक्षक जिसमें एक रेडियल व एक कोणीय नोड है वो इनमें से कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से आपका हो जाएगा 3P में एक रेडियल और एक कोणीय नोड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे सही उत्तर। तो इस यूनिट में 49 क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया था जो मैंने सॉल्व करा दिया है, और लगभग पिछले यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में भी 50 MCQ टाइप क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कराया। नेक्स्ट यूनिट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिनको भी क्वेश्चन मल्टी लैंग्वेज में चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सम्मिलित हों। ठीक है, PDF चाहिए तो आपको जैसा कि मैंने बता रखा है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।